Hello dear students, welcome to your YouTube class, and today we are going to start our very first chapter from civics. And what is the name of that chapter? What is? Okay, we are living in India and India is a democratic country and we have some fundamental rights or we have some power. Okay, and that power we have divided into different organs. In our India, the power divided into legislature, executive and judiciary, and they are watching to each other works. Why? Because it is necessary. ये क्या है? Necessary. If anyone have a power, that time he feel that he is a powerful. अगर किसी एक के पास पावर दिया तो उसके लगेगा वो बहुत पावरफुल है. No one watch him. उसे कोई भी नहीं देख रहा है. तो क्या करेगा? वो अपनी मनमानी करेगा, अपने तरीके से काम करेगा. सो द पावर को डिवाइड करना बहुत जरूरी है. तो सो टुडेज आवर टॉपिक, आवर चैप्टर नेम इज पावर शेयरिंग. ओके, तो पावर शेयरिंग का एक और बेस्ट एग्जांपल है कि इट इज आवर स्कूल. ये हमारा स्कूल है. इट इज अ principal and principal has some power. That the principal share this power among the teachers. उन्होंने क्या किया? टीचर के बीच में पावर शेयर कर दिया. अंडर प्रिंसिपल here is one वाइस प्रिंसिपल. एक वाइस प्रिंसिपल होता है. देन वाइस प्रिंसिपल के हाथ में कुछ पावर होते हैं. प्रिंसिपल के पास पावर. देन वाइस प्रिंसिपल. अब इन्होंने क्या किया? इनको लगा कि हमें स्कूल अच्छी तरह चलाना चाहिए, हमारे स्कूल डेवलप होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छी तरह वर्क होना चाहिए. सो स्कूल इज डिवाइडेड different सेक्शन. प्राइमरी, मिडल एंड हाई. अब इस तरीके से स्कूल को डिवाइड किया गया. फिर इसके ऊपर अलग अलग सुपरविजन के लिए रखा गया. अलग अलग टीचर्स रखे गए. तो क्या होना चाहिए कि ये स्कूल में अच्छी तरह स्टडी होनी चाहिए. अदरवाइज हमने कह दिया कि नहीं, एक प्रिंसिपल है वही सारे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारे स्कूल को वॉच करेंगे. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो द प्रिंसिपल divided his power to different organs. The same thing happen in our country कि हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी जो पावर है वो different ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है. यस, तो हमारा आज का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर वी विल सी द स्टोरी ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका. हमें क्या देखना है इसमें? बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी देखना है कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में जो है पावर शेयरिंग की गई है. तो फर्स्ट इज अबाउट द बेल्जियम, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. सबसे पहले हम बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन के बारे में देखेंगे. Let us see the ethnic composition of Belgium. What is the meaning of ethnic composition? One question arises in my mind. What is the meaning of ethnic? Ethnic का मतलब क्या है? ये मैडम ने क्या कह दिया कि ethnic composition of Belgium. The ethnic means related to religion, means variety of religion. Just like in our India, here is so many people and they are belong to different religion. Someone is a Maharashtrian, someone Punjabi, Haryanvi, Kerala से belong करता है, कोई तमिलनाडु से belong करता है. तो it is called ethnic composition. तो just we will see the ethnic composition of Belgium. सबसे पहले हम किसका ethnic composition देखेंगे? बेल्जियम. तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि बेल्जियम is a small country in Europe. Rather than small, just like a स्टेट, हरियाणा स्टेट, जो हमारे इंडिया का हरियाणा स्टेट है उससे भी स्मॉल हम कहेंगे कि जो क्या है? बेल्जियम है. एंड हियर इट्स पॉपुलेशन हैज अ लिटिल ओवर 1 करोड़ एंड हाफ अबाउट द हरियाणा, मीन्स हरियाणा से ये आधी है और इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है. एंड हियर इज द वेराइटी ऑफ इथनिक कंपोजिशन. यहाँ पे बहुत वेराइटी के आपको इथनिक कंपोजिशन देखने को मिलेंगे, डाइवर्स देखने को मिलेंगे. मीन्स इतना सा बेल्जियम है, वहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ इथनिक कंपोजिशन देखने को मिलेंगी. इट इज
इज वेरी इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट अस सी डच स्पीकिंग। यहाँ पे कितने हैं? इन बेल्जियम there were the Dutch speaking people who belonged to 59% and they were living in Flemish region। वो कहाँ रह रहे थे? Flemish region में। How much people? 59% people belong to Dutch speaking, they were speaking Dutch language and they were living in Flemish region। Got it? Dutch speaking people, they were in 59% and they were living in Flemish region। The next same thing in French speaking people, they were in the 40% and they were living in Wallonia region। कहाँ के? बेल्जियम के। बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं? 59%। They were speaking Dutch and in Wallonia region they were speaking French and they were the 40%। and same German speaking are only 1%। वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग कितना है? only 1%। and in the Belgium capital which is the Brussels, there were the mixed ethnic composition। वहाँ पे क्या है? mixed है। mixed आपको देखने को मिलेगा कि French speaking people were 80% and Dutch speaking people were 20%। तो here is one confusion। see in the Belgium country, Belgium की country में कितने लोग डच बोल रहे हैं? 59% people are speaking Dutch, means more than फ्रेंच स्पीकिंग से ज्यादा लोग 59% लोग वहाँ पे डच बोल रहे हैं। फ्रेंच लोग जो है वो सिर्फ 40% है। बट इसके अपोजिट में देखा जाए तो इन द ब्रुसेल देयर द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स पॉपुलेशन आर 80% एंड डच स्पीकिंग पॉपुलेशन आर 20%। और इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है कि कंट्री में तो डच स्पीकिंग जाता है बट यहाँ पे देखा जाए तो ब्रुसेल में डच स्पीकिंग कम है। और इसकी वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जो माइनॉरिटी में रहने के बाद भी दे वेर द वेल डेवलप्ड, वो रिच है बिकॉज द डच स्पीकिंग गॉट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर। उन्हें इकोनॉमिकली और एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है बहुत बाद में मिला। एंड दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है बेल्जियम में कि डच स्पीकिंग लोगों के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में 1950s से लेके तो 1960s तक के द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज लीड अ मैसिव पार्टीशन। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत पार्टीशन की बातें चल रही है कि हमारा तो कंट्री में डच बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन फ्रेंच बोल रहे हैं कि जो कंट्री की मेन कैपिटल है ब्रुसेल वहाँ पे हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी मेजॉरिटी है। और इसकी वजह से उनके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो रहा है। एंड दैट टेंशन विल सी इन द ब्रुसेल में एक्यूट टेंशन है, मींस बहुत ज़्यादा टेंशन हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? ब्रुसेल में। तो इस तरीके से हमने बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन देखा है कि बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन में बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग एंड इन द ब्रुसेल देयर वर द मिक्स्ड फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग। इट इज अबाउट द बेल्जियम। देन आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में देखेंगे कि श्रीलंका में इथनिक कंपोजिशन कैसा है। Okay, see here the ethnic composition of Sri Lanka. श्रीलंका का ethnic composition कैसा है? The Sri Lanka is an island nation and it is a few kilometer off from the coast of Tamil Nadu. Okay, its population has a 2 crore near about the Haryana state. So here is also diverse population है। यहाँ पे भी ethnic composition complex है। See here is the Sinhalas people who are in the 74 population, जो कितने में है? 74 population थे उनकी। And they were speaking Buddhist, वो क्या बोलते थे? Buddhist। And then the other is the Tamils who were in the 18%, वो कितने परसेंट में? 18%। and the Tamils speaking are divided into two categories. One is Indian Tamils and another is
native Tamils. The Indian Tamils, those people who belong to Sri Lanka, जो श्रीलंका से belong करते हैं, that people were called the native Tamils. उन्हें कितना क्या कहा जाता था? Native Tamils, and their percentage were 13%. And Indian Tamils के बारे में क्या है कि those Indians whose forefather came to Sri Lanka as a plantation workers, and they were settled there, and उनके जो वंशज थे या उनके बाद जो उनके वहाँ पे बेटे थे, उन्हें क्या कहा जाता था? इंडियन तमिल्स, मीन्स जो इंडिया से गए हुए, जो श्रीलंका में जाकर सेट हो गए, दैट इज कॉल्ड इंडियन तमिल्स. उसे क्या कहा जाता था? इंडियन तमिल्स. और इन्हें क्या कहा जाता है? जो प्रॉपर श्रीलंका के हैं उन्हें कहा जाता है नेटिव तमिल्स. तो इंडियन तमिल्स की जो पॉपुलेशन है 5% एंड नेटिव तमिल्स वर 13%. ओके, देन बोथ, अब देखा जाए तो दोनों में क्या है? श्रीलंकन तमिल जो है वो क्या बोलते हैं? सिन्हाला. वो कौन सी स्पीकिंग है उनकी? सिन्हाला स्पीकिंग. दे वर स्पीकिंग सिन्हाला. बट जो इंडियन तमिल्स है दे वर मिक्स. वो हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है एंड क्रिश्चियंस भी है. ओके, एंड then the other 7% Christians are there, and the Christians speaking Tamils and Sinhala. वहाँ पे 7% क्या है? क्रिश्चियंस भी, और वो क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? तमिल्स भी बोलते हैं और सिन्हालास भी बोलते हैं. मीन्स इस टाइप से इथनिक कंपोजिशन किसमें देखने को मिलता है? श्रीलंका में. मीन्स श्रीलंका में सिन्हालास जो है they were in the majority. उनकी मेजोरिटी, they were in the 74%, and they speak Buddhist. Then the Tamils, they were in the 18%, and they speak Tamil, and it is also divided into two category, Indian Tamils and native Tamils. तो Indian Tamils में देखा जाए तो सभी है, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, एंड नेटिव तमिल्स में जो वहाँ के तमिल्स है उन्हें नेटिव तमिल्स कहा जाता है, जो प्रॉपर बिलोंग करते हैं श्रीलंका से. और वहाँ पे 7% हमें क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं. दे वर स्पीकिंग Tamils and Sinhala, and in this way we have seen the ethnic composition of Sri Lanka. So just imagine that what would be happen in this situation. क्या होगा इस सिचुएशन में कि there will be tension. क्या कैसा टेंशन होगा? In Belgium we have seen that there is the Dutch speaking population is more than the French speaking population. So the Dutch speakers people show their power on the French speaking people or the German speaking people. So there is the one tension among them. मैसी पार्टीशन वर देयर. वहाँ पे क्या होने के चांसेस हो गए? कि मैसी पार्टीशन होने के चांसेस हो गए. मीन्स वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सेम थिंग हैपन इन द श्रीलंका. इन श्रीलंका सिन्हालास are more than the Tamils or Christians. So the Sinhala can enjoy, or they could enjoy the power on the Tamils or Christians. और उसमें भी क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. तो ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. हम ये सारी चीजें देखने वाले कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था. बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ. बेल्जियम ने किस तरीके से सॉल्यूशन उसमें निकाला, श्रीलंका ने किस तरीके से सॉल्यूशन उसमें निकाला, ये सारा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. ओके, इस वीडियो में हमने अब तक ये पढ़ा कि इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम के बारे में देखा, एंड द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. ओके, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा दैट इज द मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका के मेजोरिटेरियन के बारे में देखेंगे, एंड द मेजोरिटेरियन इन बेल्जियम. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इजीली समझ भी जाएगा. ओके, यदि आप इसे एक बार ही रीड कर रहे हो तो यू कैन अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर को अंडरस्टूड कर सकते हैं. तो प्लीज रीड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड देन you have to make a notes on this chapter. Power sharing, it is very very interesting chapter. ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जिसमें आपने देखा है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग, अगर आप प्रॉपरली पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं होता है तो अपना पावर शो नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप किसी एक के हाथ में ही अपना पावर दे दोगे, जैसे जस्ट लाइक योर स्कूल कैप्टन और योर क्लास कैप्टन. आप देखते हो अगर आप किसी एक स्टूडेंट्स को हमने कह दिया कि आप क्लास कैप्टन है तो वो क्या करता है कि क्लास को कंट्रोल करने के लिए पावर शो करता है. ओके, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि हमने एक हेड बॉय बनाया, देन हमने क्लास कैप्टन बनाया,
स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया। क्यों बनाया सारी चीजें? कि अच्छी तरह हमारा जो स्कूल का वर्क है अच्छी तरह चल सके, हमारे स्कूल में शांति बनी रहे, कि हर कोई अपना अपना काम प्रॉपरली करता है। तो इसी की वजह से सेम थिंग होता है देश के लिए भी, कि अगर हमें हमारे कंट्री को अच्छी तरह रन करना होता है तो दैट टाइम इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द पावर इन डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम हमारा ये जो फर्स्ट वीडियो है ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देन वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू सब टॉपिक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।